अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कंटिन्यू करते हैं आज के चैप्टर को। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, जिसे आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा था पोल्यूटेंट एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन आवर एनवायरनमेंट। आई एम होपिंग कि मैंने सही पढ़ा है। आज इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने मेरे इसके पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी पहले जाकर वो देखें, उसके बाद इसको देखें, क्योंकि पहले पार्ट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। और आज पार्ट 2 करेंगे और इसी के साथ इसके जो एट द एंड एमसीक्यूज़ हैं आज वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट, जो हमारे कारनामे हैं, हम जो करते हैं उसके क्या असरात पड़े हमारे एनवायरनमेंट पे। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बात की है कि बैलेंस रिलेशनशिप जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, एनवायरनमेंट भी आ जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बैलेंस होगा तो ही हमारे जो अर्थ पे लाइफ है वो मेंटेन हो सकेगी, वो रह सकेगी। अगर हम लास्ट इस 100 ईयर्स की बात देखें तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और फैलती जा रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है। हम जंगलात तोड़कर वहाँ पे जो है घर बना रहे हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है, ये जो हमारी ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ये अपने असर छोड़ेगी एनवायरनमेंट पे। ठीक है, और इस मतलब ये क्या हो रहा है कि अनबैलेंस, और जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उसको और ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये अनबैलेंस यूज़ हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, और ये जो है एक हार्मफुल असर डालेगा किसके ऊपर? एनवायरनमेंट के ऊपर। डालेगा क्या? डाल रहा है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, अगर हमें बात करूँ तो इन्होंने जैसे कहा है कि द चेंज इन आवर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिस तरीके से हमारा तौर तरीका बदल गया है। पहले गधों पे और कॉट पे इस पे हम सफ़र करते थे, अब हम साइकिल तो बिल्कुल भी नहीं है, अब हम साइकिल की जगह मोटर बाइक्स हर जगह आ गई हैं। तो ऑब्वियसली वो जो फ्यूल यूज़ हो रहा है, धुआं निकल रहा है, ये सारे के सारे असरात हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट पे, जिसकी वजह से पोल्यूशन वगैरह फैल रहा है। और यही इंडस्ट्रियल जोन्स वगैरह ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसी वजह से रिज़ल्ट में क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छा खासा एमिशन हो रहा है, और उसके अलावा जो बाकी गैसेस हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसका भी अच्छा खासा असर जो एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है। उसके बाद आगे ये बात कर रहे हैं कि जैसे ये हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो बढ़ रही हैं, हम कर रहे हैं एनवायरनमेंट पे, ग्लोबल वार्मिंग का इशू हो रहा है, और यही फिर आगे फ्लड वगैरह का मतलब जो है रीजंस बन रहे हैं। आगे जो इन्होंने यहाँ पे जैसे बात की है, फंजीसाइड्स की बात की है, इंसेक्टिसाइड्स की बात की है कि ये जो हम आर्टिफिशियल खाद वगैरह या कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाएं जो फसलों को लगाई जाती हैं, ऑब्वियसली ये भी जो है मिट्टी और पानी के लिए सही नहीं है। ये हमारे एनवायरनमेंट हो या प्लांट के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए भी सही नहीं है। तो इसलिए हमें इन्होंने आगे नीचे कुछ मेंशंस की हुई हैं प्रैक्टिसेस जो प्रोड्यूस कर रही हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट। आगे जैसे हम बात करें तो जैसे अब ये एसिड रेन की बात कर रहे हैं हम। एसिड रेन क्या है? एसिड रेन क्या होती है? जो हमारे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं या पावर स्टेशंस हैं, जो ये कोयले वगैरह के उस पे चल रही हैं, उसकी वजह से फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा खासा एनवायरनमेंट में भर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ जाता है, और ये हमारे हवा में मिक्स हो जाता है। उसके अलावा जो और यही फिर डिज़ोल्व हो जाती है रेन वाटर में, और उससे फिर हमारे एसिड रेन बनती है। एसिड रेन क्या करती है? ये असरअंदाज होती है, इफ़ेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे, और जो प्लांट की ग्रोथ होती है उस पे भी। उसके अलावा जो जब एसिड रेन होती है और वो लेक्स में या रिवर्स में जब वो पानी पड़ता है, तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो पानी के नीचे, पानी के अंदर जो जानदार रहते हैं, उन पे भी असर पड़ता है, वो भी मर जाते हैं।
उसके अलावा एसिड रेन जो है सेहत के लिए भी सही नहीं है। बहुत सारे जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, स्टैचूज़ हैं, मेटल्स हैं, जो आर्कियोलॉजिकल जिसकी एक इम्पॉर्टेंस है, उनको भी डैमेज करता है। और बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनको भी किल कर देता है, एग्रीकल्चर को ख़राब कर देता है, ज़मीन को मतलब जो मिट्टी है, जो फर्टाइल मिट्टी होती है, उसको फिर इस काबिल नहीं छोड़ता कि एसिड रेन नहीं छोड़ती कि वो वहाँ पे कोई प्लांटेशन हो सके। और ऑब्वियसली क्रॉप्स और प्लांट्स के लिए एसिड रेन बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे आए तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग हम जिसको बोल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि जो गैस है वो प्रोड्यूस होती है जब जो ट्रीज़ हैं या जो फॉसल्स हैं वो उनको हम जलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है, या उसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस में और भी गैसेस होती हैं जो हमने पहले भी जो पढ़ा हुआ है ग्रीन हाउस के बारे में। इसमें क्या होता है, जो सूरज की रोशनी जो हमारे ज़मीन पे पड़ती है उसको वापस मतलब उस लेयर से जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर नहीं जाने देती, ताकि फिर ज़मीन में ही एक टेम्परेचर मेंटेन हो सके, गर्माइश बनी रहे। ग्रीन हाउस इसमें जैसे आगे ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम जो है पेड़ जलाते जाएंगे और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज़ होती जाएगी, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट, और उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ता जाएगा। एज अ रिज़ल्ट होता क्या है कि जो एक एवरेज टेम्परेचर होता है सरफेस का वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। आप आजकल का एग्जांपल ले सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स बढ़ रहा है या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दिन ब दिन जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। इसको जो है टर्म जो यूज़ की जाती है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और इसके अलावा ग्रीन हाउस में और भी जो मैंने पहले भी मेंशन किया कि बहुत सारी और भी गैसेस जो इसमें इंक्लूड होती हैं, और ये भी हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पे असर पड़ता है। जो मेन जिसमें कौन कौन सी हैं, जिसमें मीथेन है, नाइट्रो ऑक्साइड है, एंड CFC जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन। और ये मतलब सिंपल बात ये है कि ये सारे हमारे ही वजह से, ये हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लेशन का मतलब है कमी होना, मतलब ओजोन लेयर कम होती जाना। ओजोन लेयर बेसिकली एक अर्थ के इर्द गिर्द एक लेयर होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, और बिटवीन 12 to 50 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, 12 to 15 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। तो मतलब अगर हम ज़मीन से बात करें तो ऊपर 12 to 15 किलोमीटर ऊपर जो है एक लेयर होती है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर का फार्मूला होता है O3, ठीक है। ओजोन लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है अर्थ को और ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी ये जो UV रेज होती हैं जो सूरज से आती हैं उनको, उनकी जो शिद्दत है उनको कम कर देती है ये लेयर, और फिर वो कम होकर जो रेज़ हैं वो ज़मीन की तरफ आती हैं। अब ये होता क्या है, जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन एटम्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं, फिर वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं ओजोन शील्ड को या ओजोन लेयर को। अब सवाल ये है कि ये क्लोरीन एटम आता कहाँ है हमारे इन्वायरमेंट में। जो मेजर सोर्स है क्लोरीन की वो है CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमारे जो रेफ्रिजरेटर है, हमारे जो ACs हैं उनमें से ये गैस CFC निकलता है, और इसकी वजह से फिर जब ओजोन लेयर या जो ओजोन शीट है उसमें वो उसमें कमी आती जा रही है, या फिर आप कह लें कि उनमें जो है होल पड़ गए हैं, जिसकी वजह से जो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है रेज़ हैं वो पेनिट्रेट हो रही हैं और फिर वो डायरेक्ट जो है ज़मीन की तरफ पहुंच रही है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर या फिर अदर जो लीथल इफ़ेक्ट्स हैं हमारे ऑर्गेनिज़म पे, जिसमें ह्यूमन हैं, अदर ऑर्गेनिज़म्स हैं, और जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन। ये तो बहुत इजी है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जंगल को हम ख़त्म कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये भी क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा मतलब इसकी वजह से हो रहा है, और बहुत सारे जो नेचुरल ट्रीज़ हैं या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिससे मेडिसिन हमें मिल रही थी, फूड है, टिम्बर है या फ्यूल है, वो उसकी कमी होती जाएगी जब हम पेड़ काटते जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन करते जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये परमानेंट डिस्ट्रक्शन है ऑफ फॉरेस्ट
टू मेक द लैंड अवेलेबल फॉर अदर यूज़। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए हम उसको ख़त्म कर देते हैं, वहाँ पेड़ वगैरह काट देते हैं, फिर वहाँ पे कोई फैक्ट्री बना देंगे, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे, तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। अब मेजर काजेज़ क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, तो आपको पता है कि इसमें ओवर पॉपुलेशन है, या माइनिंग करनी होती है, या लॉगिंग करनी होती है, या एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करना होता है, बढ़ाना होता है, तो उसकी वजह से हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं और उसी की वजह से फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब कुछ इसके असरात हम पढ़ लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या असरात पड़ रहे हैं हमारे अर्थ पे, हमारी ह्यूमन लाइफ के ऊपर। तो सबसे पहले तो ग्रीन हाउस जो गैस इमिशन है वो ज़्यादा हो जाते हैं, वो बढ़ जाता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, जो ट्री है वो हेल्प करता है to mitigate carbon dioxide and other greenhouse gases emission, but they become carbon source once they are cut, burned or otherwise removed। अब होता क्या है कि जो प्लांट ट्रीज़ हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ऐसे हमारे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड कम होता जाता है, विच इज़ दी गुड। लेकिन प्लांट हम काटते जाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, तो वो उधर ही होगा, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ और फॉर दी अदर ऑर्गेनिज़म्स। उसके बाद एसिडिक ओशियंस बन जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो ख़त्म होती जाएंगी, जिसमें एक है जायंट पांडाज हैं, या राइनोस हैं, या एशियन एलिफेंट्स हैं। ये कुछ बच गए हैं जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। इंडेंजर्ड मतलब जो ख़त्म नहीं हुई लेकिन वो एक उस जोन में आ गई कि ये डेंजर जोन में है, ये ख़त्म होने वाली हैं। क्लाइमेट कंट्रोल को जो अपना फॉरेस्ट होते हैं वो क्लाइमेट को भी कंट्रोल करते हैं। अब अगर आप काटते जाओगे तो हीट बढ़ती जाएगी और उसकी वजह से जो है फिर पूरा एनवायरनमेंट जो है अर्थ का वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके अलावा फ्लडिंग, इरोजन, ठीक है, ये तो बहुत इजी है। उसके अलावा लाइफ क्वालिटी डिक्रीज, ऑब्वियसली जब बहुत सारे लोग हैं जो शिकार पे उनका सारा होता है कि वहाँ से वो फूड वगैरह लेंगे, या फिर वो मेडिसिन्स वगैरह जो है वो प्लांट वगैरह से बनाते हैं, तो ऑब्वियसली जब आप प्लांट्स वगैरह काटते जाएंगे हम, तो ये जो लाइफ क्वालिटी है वो हमारी डिक्रीज़ होती जाएगी और लोग मूव करना शुरू कर देंगे सिटीज़ की तरफ। तो ये भी बहुत मतलब जो है लाइफ के ऊपर असरअंदाज कर रही है। और ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं जो गांव देहातों में रहते हैं वो फिर माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब हम सवाल ये है कि अर्थ को सेव कैसे कर सकते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करें, हम रीयूजेबल एंड रिसाइकिल करें मटेरियल को, मतलब एक चीज़ हमने ले ली है तो हम उसको रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें। उसके अलावा जो अननेसेसरी यूज़ ऑफ एनर्जी उसको कम करें। उसके अलावा टेक्नोलॉजी को जो है इनकॉर्पोरेट करके कुछ ऐसे मटेरियल बनाएं ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर सकें। और उसके अलावा कम से कम फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करें। और उसके अलावा जो वाटर को है हम कम से कम उसकी वेस्टेज को कम करें इन आवर डेली एक्टिविटीज़ एंड रीयूज़ वाटर वेयर इज़ पॉसिबल, जहाँ जहाँ पॉसिबल है हम वहाँ पे करें। उम्मीद करती हूँ कि ऊपर आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हम आते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ है सबसे पहला कि द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ पोल्यूशन इज़, तो ये है एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर, अच्छा मैं आप लोगों से पहले कह देती हूँ, अगर आपको कहीं आंसर में इशू लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसको रिव्यू कर दूँगी। क्वेश्चन 2 है नेम द मेजर काज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो इसका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC हमने पढ़ा, ओजोन लेयर इसी की वजह से। तो क्लोरीन की वजह, क्लोरीन का मेजर सोर्स कौन सा है, CFC है। थर्ड देखें विच गैस इमिटेड बाय इनकम्प्लीट कम्बस्शन ऑफ फ्यूल, तो विच इज़ द A, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4 देखें द लेयर विच प्रोटेक्ट द अर्थ इज़ कॉल्ड, वेरी सिंपल, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 5 देखें विच गैस फ्रॉम द फॉलोइंग मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द इन्वायरमेंट, तो ये है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है
Question 6 है the phenomenon which lead to destruction of man-made structure and metal of archaeological importance is acid rain. Option C is the correct. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 the step which can save the earth and natural resources. अब इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्वेश्चन 7 में, यहाँ पे स्टेप विच कैन सेव द अर्थ। अब इसमें मुझे ए भी लग रहा है और सी भी लग रहा है, क्योंकि वेस्टेज ऑफ वाटर और यूज रिसाइकल एंड रीयूजेबल मटेरियल। तो इसमें देखिएगा आपको जो सही लग रहा है, मुझे ए भी लग रहा है, मुझे सी भी लग रहा है। क्वेश्चन 8 देखें द एनिमल इंक्लूड इन द इंडेंजर स्पीशीज इज़। बहुत ईजी है, इसका है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखें द पॉइजनस गैस विच इज़ द मेन बाय प्रोडक्ट ऑफ मोटर व्हीकल विथ इरिटेटिंग स्मेल इज़। तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। और इसका लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेटली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 12 to 50 किलोमीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा टॉपिक। मेरी तो कोशिश यही है कि जितना मैं अपना बेस्ट पॉसिबल वे कन्वीनियंट वे से मैं आप लोगों को समझा सकूं तो वो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इतना टाइम हो गया है कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करना, ऑलमोस्ट अच्छा खासा टाइम हो गया है। मैंने दिन में 2-2 3-3 में अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। मेरे साथ जॉब चल रही होती है, बहुत हेक्टिक रूटीन होता है। बस मेरी कोशिश है कि मैं आप जितनी भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं करूँ। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मैं भी आपको सबको दुआ में याद रखूँगी कि अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।